इफेक्टिव रहना है, सुंदर वुंदर पे फोकस नहीं करना। हमें किस चीज के लिए डिटेल में जाना है, किस चीज के लिए नहीं जाना डिटेल में, ये ध्यान रखना है। बट जो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है वो सबसे क्रिटिकल है, जो कोई ट्यूटोरियल में नहीं बताता, जो तुम्हें कहीं शायद नेट पे भी ढंग से ना मिले। 15 मिनट लग के अगर तुम इन्वेस्ट कर दोगे नोट्स बनाने में तो तुम्हारे वो फ्यूचर के 15 घंटे बचा लेगा। इतना कर लेते हो तो बहुत तगड़े बन जाओगे डीएसए में, क्योंकि तुमने हर चीज सोच समझ के करी होगी और रट के नहीं करी है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इफेक्टिव नोट्स एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इफेक्टिव लर्निंग। हाय, माई सेल्फ पारिक हियर। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। और यार ये वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बढ़िया से नोट्स कैसे बना सकते हैं। देखो, एक बात अपने को समझनी पड़ेगी, डीएसए हम अपनी लाइफ में वन टाइम सीखते हैं, बट उस टाइम अगर हमने अच्छे से नोट्स वगैरह बना लिए तो हमारी आगे की जिंदगी बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। क्यों? क्योंकि तुम मान लो कल को कोई और स्किल सीखते हो, डेवलपमेंट सीखते हो या मशीन लर्निंग सीखते हो, साथ साथ डीएसए रिवाइज करना पड़ता है, वो नोट्स बहुत ज्यादा काम आते हैं। जब तुम्हारे इंटरव्यूज आएंगे फिर से वो नोट्स बहुत ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि क्विक रिवीजन चाहिए होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज्यादा कब काम आते हैं? जब तुम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट मारोगे, 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, लेकिन फिर से डीएसए पूछा जाएगा, तब ये नोट्स बहुत ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि अपने नोट्स अपने होते हैं। अपने तो अपने होते हैं। तुम्हारा क्विक रिवीजन बहुत ज्यादा जल्दी होता है जब तुमने खुद के नोट से रिवाइज करते हो। तो प्लीज इस वीडियो में मैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा जो तुम्हें इफेक्टिव नोट्स बनवाएगी और तुम्हारी जिंदगी आसान करेगी। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और वीडियो का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स बनाने का मतलब क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में हमें 2 टूल का यूज करना है। एक तो पेन एंड कॉपी, राइट? पेन एंड कॉपी इज अ मस्ट। कोई टैबलेट नहीं, कुछ नहीं, जो लर्निंग पेन एंड कॉपी पे होती है वो कहीं नहीं हो सकती। और दूसरा, अपने लैपटॉप को, लैपटॉप में कुछ फोल्डर्स मेंटेन करने होंगे, वो तुम गिटहब पे भी कर सकते हो, ड्राइव पे भी कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो, बट ये 2 चीजें मेन यूज करनी है। पेन एंड कॉपी में क्या होगा, तुम्हारे सारे थॉट प्रोसेसेस होंगे, तुम्हारे इंपॉर्टेंट चीजें सब पेन एंड कॉपी पे लिखी होगी। और लैपटॉप में क्या स्टोर हो रहा होगा, तुम्हारे कोड्स वगैरह स्टोर हो रहे होंगे। कोड जो करना है वो कभी भी पेन एंड कॉपी पे नहीं करना है, हमें कोड हमेशा लैपटॉप पे रखना है और वहां सेव करना है। तो हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स बनेंगे, पेन एंड कॉपी पे थॉट प्रोसेसेस होंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, और हमारे लैपटॉप पर कोड्स होंगे। और अब नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो पेन एंड कॉपी पे नोट्स बनाने, कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, क्या थॉट प्रोसेस लिखने हैं, वो डिस्कस करेंगे। और एक लास्ट पॉइंट और डेडिकेटेड होगा जिसमें लैपटॉप का एक और यूज होगा, बट उसको लास्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, वो तभी समझ में आ पाएगा। उससे पहले बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूं, चाहे पेन एंड कॉपी हो चाहे कोड्स हो, तुम्हारे हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग टाइप्स रखनी है। मतलब हमारे को एक पर्टिकुलर सेक्शन डेडिकेट करना है पेन एंड कॉपी में, ये एरेस के नोट्स के लिए, ये स्ट्रिंग्स के नोट्स के लिए, ये लिंक लिस्ट के नोट्स के लिए, राइट? तो कॉम्बिनेशन ऑफ पेजेस होना चाहिए। सिमिलरली तुम्हारे कोड्स का फोल्डर होना चाहिए, इसमें सारे एरेस के कोड्स हैं, इसमें सारे लिंक लिस्ट के कोड्स हैं, इसमें सारे स्ट्रिंग्स के कोड्स हैं। ऐसे हमें मेंटेन करते हुए चलना है, राइट? तो इफेक्टिव रहना है, कोई भी घिचपिच नहीं मचानी। तो अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं कि यार जो हमें पेन एंड कॉपी के अब नोट्स बनाने हैं वो काइंड ऑफ ना 2 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नोट। जब भी हम कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो हमें इसे समझना होता है, तो उसके हम थोड़े से ज्यादा डिटेल नोट्स बनाते हैं। और एक होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग नोट। जब हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ नोट बनाना है। तो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। जो कॉन्सेप्चुअल नोट्स होंगे वो ज्यादा डिटेल्ड होंगे, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले होंगे वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्प होंगे, क्योंकि उसमें नोट्स पे फोकस करके हमें अच्छे से समझना होता है। जब हम कोई भी नया कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम अगर हो गई है तो हमें कुछ कॉरस्पॉन्डिंग क्रिस्प नोट्स बनाने, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बनाना। इफेक्टिव रहना है, सुंदर वुंदर पे फोकस नहीं करना। हमें किस चीज के लिए डिटेल में जाना है, किस चीज के लिए नहीं जाना डिटेल में, ये ध्यान रखना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग नोट्स बनाना। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि यार आपने कहा कि कंसेप्चुअल नोट्स डिटेल में बनाने, इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझाओ। तो इसका मतलब होता है कि देखो, जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ना हार्ड एग्जांपल्स पे अच्छे से ड्राई रन करना होता है। इसका मतलब क्या है? देखो, मान लो तुमने फर्स्ट टाइम रिकर्जन सीखा, रिकर्जन की पहली प्रॉब्लम सीखी कि फिबोनाची सीक्वेंस है, तो अब तुम्हें सीखना है कि 5th फिबोनाची नंबर अगर तुम्हें को निकालने को बोला है वो पूरा चला कैसे है, हर फंक्शन की हर लाइन पर कि फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल हुआ, अच्छा इस वेरिएबल में ये असाइन हुआ, 5th के लिए 4th निकालना पड़ा, 4th वाला कैसे निकल के आया, 3rd वाला कैसे निकल के आया। बिल्कुल एकदम 2 पेज का डिटेल ड्राई रन करो कि कल को 4 साल बाद भी रिवाइज करना है तो तुम उसको देखो और तुम्हें याद आ जाए। हमेशा एक नया कॉन्सेप्ट पे हार्ड एग्जांपल पे ड्राई रन करना है, इजी एग्जांपल नहीं लेना है। मान लो तुम बबल सॉर्ट फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो हर इटरेशन
कि भाई 7-8 इटरेशंस चलाई, उस पर ड्राई रन करके देखा ये कैसे सॉर्ट हो रहा है, अरे अच्छे से समझोगे तभी उसको डिटेल आउट कर पाओगे। और वो तभी होता है जब एक हार्ड एग्जांपल लेते हो। तो हमेशा कोई भी एक नया कॉन्सेप्ट सीखो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक हार्ड एग्जांपल लो और अपनी भाषा में कि i=1 के लिए कैसे चला, i=2 के लिए कैसे चला, i=3 के लिए कैसे चला, क्या क्या वेरिएबल में स्टोर हो जा रहा है, कैसे कैसे चीजें चल रही है, ये अच्छे से समझना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू मेक कॉन्सेप्चुअल नोट्स। जब भी तुम एक एरेज का फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, लिंक लिस्ट का फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तो कॉन्सेप्चुअल नोट्स को हार्ड एग्जांपल्स पे ड्राई रन करके डिटेल आउट करके बनाओगे कि कल को रेफर करना हो, एकदम से तुम्हें एल्गोरिथम याद आ जाए, एकदम से चीजें याद आ जाए, तुम्हें उस टाइम जाके दोबारा से ड्राई रन ना करना पड़े, उठा के दोबारा से चीजें करने ना पड़े। ये देखो और तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और चीजें याद आ जाएंगी। तो यार अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलता हूं कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम अच्छे नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो एक बात समझो, जो हमारा पिछला पॉइंट था दैट वाज कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नोट्स, कि हम कोई नया कॉन्सेप्ट सीखे हैं, कोई नया एल्गोरिथम सीखे हैं, तो हम क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो नोट्स विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि तभी हम चीजें एंड टू एंड समझ पाएंगे कि एल्गोरिथम कैसे चल रहा है, ये चीजें कैसे चली हैं, उसको समझने के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट था। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम कोई नई प्रॉब्लम मिली है, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पता है, तो नोट शुड बी द लास्ट प्रायोरिटी। पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम या तो खुद से हो गई या प्रॉब्लम नहीं हुई तो देख देख के हमने सारी अप्रोचेस जो भी लग सकती थी कोड सबमिट कर करके देख लिया और चेक कर लिया, और अब हमें क्लैरिटी हो गई कि ये प्रॉब्लम किन किन से हो सकती थी और किन किन से नहीं हो सकती थी। तभी हम इफेक्टिव नोट्स बना पाएंगे, टू द पॉइंट नोट्स बना पाएंगे। तो नोट्स को यूज ही नहीं करना जब तक हमसे प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं जाती। प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम ये कर लो कि हर प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग 2 पेजेस रख लिए, दैट इज फॉर रफ वर्क, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं यार, ये ऐसी भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। वो तुम्हारे नोट्स का पार्ट नहीं है, वो तुम्हारी ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट है कि तुम सोचे जा रहे हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के टाइम। बट जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब हमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है व्हाइल मेकिंग नोट्स, कि ये प्रॉब्लम में क्या क्या अप्रोचेस थी जिससे वो चीज सॉल्व हो पाई प्रॉब्लम, राइट। मान लो बाइनरी सर्च थी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग थी, तो बस एक एक पॉइंट लिखना है कि बाइनरी सर्च क्या उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारे को पुश करेगा कि वो अप्रोच लगी बट ये कितनी अच्छी थी, वो तुम्हारी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताएगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर तुम्हें लगता है तो थोड़ा सा 1-2 लाइन और ऐड कर दो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग था तो किस वे से हो सकता था, बट टू द पॉइंट लिखना है। अपने लिए समझना है कि हमें समझ में आना चाहिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लिखा, अच्छा ये तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ऐसे हो जाता, ये तो रिकर्जन से ऐसे हो जाता, बस टू द पॉइंट लिखना है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बट जो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है वो सबसे क्रिटिकल है, जो कोई ट्यूटोरियल में नहीं बताता, जो तुम्हें कहीं शायद नेट पे भी ढंग से ना मिले, वो तुम्हारे नोट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इस प्रॉब्लम में कौन से इंपॉर्टेंट कॉर्नर केसेस थे जो हमें ध्यान रखने थे। क्या ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स के लिए भी चल सकता था, क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के एलिमेंट्स के लिए चलता, क्या इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स भी आ सकते थे, ऐसी चीजें थी क्या, इसमें कॉर्नर केसेस क्या क्या थे। और अगर कोई इंपॉर्टेंट केस था जो तुम्हें शायद समझ नहीं आया, चीजों को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है फ्यूचर में, तो उस एग्जांपल के कॉरस्पॉन्डिंग, उस कॉर्नर केस के कॉरस्पॉन्डिंग एक ड्राई रन करके रख दो, जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टाइम बचा लेगा फ्यूचर में। और इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखना है, आलस नहीं करना। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 15 मिनट लग के अगर तुम इन्वेस्ट कर दोगे नोट्स बनाने में, तो तुम्हारे वो फ्यूचर के 15 घंटे बचा लेगा। इसको अगर ध्यान रखोगे तो क्या क्या अप्रोचेस थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉर्नर केसेस थे, और जब हमने वो रेफर कर लिया उसके जो भी कोड्स थे वो हमने ड्राइव में अपने डाल दिए। इन 3 चीजों का अगर हम ध्यान रख लेंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो अब मैं अपने लास्ट पॉइंट पे चलता हूं, एंड तुम काफी हद तक रिलेट कर गए होंगे कि क्या है यार, मैं ये बोले जा रहा हूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये नोट्स है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये नोट्स है, बट ये पता कैसे चलेगा फ्यूचर में कि कौन सी चीज कहां थी। तो हमें लैपटॉप में एक और चीज बना के रखनी है, विच इज अ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक काइंड ऑफ इंडेक्सिंग है, कि कोई भी नया एल्गोरिथम या कोई भी नया कॉन्सेप्ट या कोई भी इंपॉर्टेंट कॉर्नर केसेस हमने एक जगह मेंटेन करा हुआ है, यार इस पेज नंबर पे जा सकता है, या तू इस लिंक लिस्ट के इस वाले सेक्शन पे जाके रेफर कर सकता है। क्योंकि पेन कॉपी में तो कुछ नहीं हो पाएगा ना, एक अपना लैपटॉप में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा जिसमें इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होंगी, यार अगर तेरे को रिकर्जन रिवाइज करना है ना तो इस पेज नंबर पे चले जाइयो, या लिंक लिस्ट के इस वाले सेक्शन पे चले जाइयो, कुछ ऐसी चीजें मेंटेन करनी होगी। वो डॉक्यूमेंट तुम्हारा रेफरेंस होगा, अपने नोट्स का रेफरेंस तुम खुद ही बना सकते हो, तो वो रेफरेंस अच्छे से बना लोगे तो फ्यूचर में कल को 2 साल बाद भी रिवाइज करना है, उस डॉक्यूमेंट पे गए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने रेफर कर ली। उसमें तुमने और भी चीजें कर सकते हो कि यार रिवीजन के टाइम जरूर इन प्रॉब्लम्स को ध्यान रखना है, तो उस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को वहां मार्क कर लिया, राइट। तो वो डॉक्यूमेंट तुम्हारा बाइबल है, वो तुम्हारी इंडेक्सिंग है, ड्राइव पे सारी कोड्स हैं, और तुम्हारी पेन एंड कॉपी में तुम्हारा सारा रिवीजन मटेरियल है।
ये कॉम्बिनेशन कर लेते हो तो तुम्हारे इफेक्टिव नोट्स बन जाएंगे। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता डीएसए अच्छे से रिवाइज करने के लिए, और इतना कर लेते हो तो बहुत तगड़े बन जाओगे डीएसए में, क्योंकि तुमने हर चीज सोच समझ के करी होगी और रट के नहीं करी है। तुमने हर अप्रोच की कॉरस्पॉन्डिंग सोच समझ के लिखा है, क्या टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्यों है ये चल रही है तो क्यों चल रही है, ये चल नहीं रही है तो क्यों नहीं चल रही है, अच्छे से सोच समझ के लिखा है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इफेक्टिव नोट्स एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इफेक्टिव लर्निंग। तो आई होप ये 5 पॉइंट्स तुमने अच्छे से समझ में आ गए होंगे, तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प हुई होगी व्हाइल मेकिंग नोट्स। एंड अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना। कुछ लोग बोलेंगे कि हमने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम तो यार ऑलरेडी अपना शुरू कर लिया, अब इसको कैसे मेंटेन करें। थोड़ा सा अगर तुम 2 दिन भी लग के अपने पुरानी चीजों का नोट्स बना लोगे तो तुम्हारे को कोई फाइट नहीं है, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। आलस मत करो, अपने हिसाब से करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है। थैंक यू।